नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। आज बात करेंगे हम स्वामी अग्निवेश जी के बारे में। स्वामी अग्निवेश जी जिन्होंने समाज के लिए एक बेहतरीन काम किया, खासकर हमारे हरियाणा में उन्होंने जो वंचित तबके हैं उसके लिए बेहतर काम किया, और आर्य समाज के प्रचारक होते हुए भी उनका जो काम करने का तरीका था वो आर्य समाज से थोड़ा भिन्न रहा। तो कल ही वो हमसे अलग हुए हैं, इस दुनिया से गए हैं। तो आज उन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कॉमरेड इंद्रजीत जी और जगमती सांगवान जी, जिन्होंने महिलाओं के लिए बेहतरीन काम किया है और पूरे इंडिया में एक जाना पहचाना नाम है महिला नेता के रूप में। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और शुरुआत मैं आपसे करूंगा कि अग्निवेश जी का इस तरह से चले जाना हमारे समाज की एक बड़ी हानि है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल उनका चला जाना बहुत दुखद है और ये हुआ भी अचानक ही है। बेशक उनकी 80 साल की उम्र रही हो, लेकिन वो पूरी तरह स्वस्थ रहते थे और कोई भी उनको इस तरीके की बीमारी नहीं थी। अभी कुछ महीनों से आप कह सकते हो, यानी वो जून में भी ठीक ठाक लगते थे। जून महीने की बात है, तब एक फेसबुक लाइव के ऊपर उनको देखा हमने, बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद अचानक वो जो लीवर सिरोसिस की बीमारी से पीड़ित हुए, जो अंततः जो है बीमारी ने उनको छीन लिया समाज से। तो हमारे हरियाणा में तो ख़ास तौर पे उनका 40 साल का कार्य क्षेत्र रहा यहाँ पे, इसलिए हरियाणा की दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित रूप से उनके जाने से यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक बड़ी क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति होना मुश्किल। आप बताइए जी कि उनका इस तरह से जाना हमारे समाज के लिए कितना मतलब हानि है हमारे समाज के लिए, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन काम किया वंचित तबकों के लिए। स्वामी अग्निवेश जी कल यानी 11 सितंबर को हमारे बीच से चले गए, और उनका जाना निश्चित रूप से पूरे देश के पैमाने पे और दुनिया के पैमाने पे जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जो दबे कुचले वंचित तबके जो हैं, उनके लिए बहुत बड़ा धक्का है। क्योंकि स्वामी अग्निवेश जी आर्य समाज में रहते हुए उस धारा का प्रतिनिधित्व करते थे जो आर्य समाज में एक क्रांतिकारी धारा जिसको कहा जा सकता है। क्रांतिकारी का मतलब इस तरह से कि हमारा ये जो समाज है जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जहाँ पे महिलाओं के साथ, दलितों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ अनेक तरह के भेदभाव होते हैं, अनेक तरह का उत्पीड़न होता है उनका, क्योंकि हमारा समाज बना हुआ है मनुवादी संरचना के आधार पे। तो अग्निवेश जी इस पूरे समाज को हमारे संविधान की संगति में एक नागरिक समाज, जिसमें हर इंसान की जो न्यूनतम मानवीय गरिमा जो है वो सुनिश्चित हो और किसी के भी साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, तो वो ऐसा नागरिक समाज बनाने के लिए तमाम जीवन मतलब प्रयासरत रहे और बहुत ही बेबाकी के साथ, बहुत ही ओजस्वी तरीके से उन्होंने हमेशा अपनी बातचीत रखी। और हम क्योंकि हरियाणा के अंदर महिलाओं की समानता के लिए काम करते थे यहाँ पे, तो हमारे साथ स्वामी जी और हमने मिलके कई आंदोलन और कई संघर्ष इकट्ठे भी किए। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हरियाणा में उन्होंने एक बेहतरीन काम किया और उनका एक संबंध हरियाणा के साथ एक अलग तरीके से रहा, तो हरियाणा में वो किस तरह से राजनीति मतलब कैसे सक्रिय हुए और किस तरह की राजनीति की उन्होंने स्थापना की थी? दरअसल वो 1968-69 के आसपास हरियाणा में आए, तब हरियाणा को हरियाणा प्रांत बने मतलब कुछ ही वर्ष हुए थे, और उस दौर में एक ख़ास तरह की राजनीतिक अस्थिरता भी चल रही थी और
आम जो जनमानस है हरियाणा का, उसको एक तरह से उस राजनीतिक अस्थिरता से एक निराशा भी हो रही थी। उस निराशा के दौर में, क्योंकि आर्य समाज में एक लंबे समय से यहाँ के लोगों का कुछ विश्वास रहा, और ख़ासतौर पे उसकी जो प्रगतिशील धारा थी समाज सुधार की, उससे आकर्षित थे लोग। लेकिन दुर्भाग्य से उस दौर में आर्य समाज अपनी उस प्रगतिशीलता को भी एक तरह से त्याग रहा था। तो एक आर्य समाज में से ही आर्य सभा नाम से एक संगठन बना, जो राजनीतिक पार्टी के रूप में भी सक्रिय हो गया। और उस दौर में फिर वो लोगों के साथ अपने आप को पहचान उन्होंने करने की कोशिश की, और जो भी आंदोलन अलग अलग तरीके के रोजी रोटी के थे या जनतांत्रिक अधिकारों के, तो आर्य सभा ने नज़दीकी से उनका समर्थन किया। और मैं तो क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर भी उनके संपर्क में था, हमारी मित्रता भी थी 1982-83 से ही। मैं जब पीएचडी करता था तो हमारी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मेरे साथ वाला जो कमरा था वो भाग सिंह आर्य जी थे, वो भी पीएचडी कर रहे थे तब। तो उनके बहुत निकट संबंध थे स्वामी जी से, तो उनके यहाँ उनका अमूमन आना जाना था। और हम क्योंकि एसएफआई में थे तो उस तरीके से एक प्रगतिशील और वामपंथी विचारों के प्रभाव में थे, तो उनके साथ रात को घंटा 1.5 घंटा बहस हो जाती थी। तो बहस तो इसलिए होती थी क्योंकि खास तरह की समानता भी थी, लेकिन बहस चलती इसलिए थी कि कुछ भिन्नता भी थी। परंतु वो भिन्नता होते हुए भी राजनीतिक विचारधारा में कभी भी हमारी जो निकटता है उसमें से गर्मजोशी कम नहीं हुई। और कभी भी वो हमेशा अपने भिन्नता की बात भी सुनने के बाद मुस्कुराते हुए ही अपनी बात कहते थे। कभी उनको तलखी खाते हुए इस तरीके से नहीं देखा। हम क्योंकि नौजवान थे, हालांकि वो भी कोई इतने वृद्ध नहीं थे, लेकिन हम फिर भी जवानी के जोश में कुछ तलखी खा लेते थे, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करते थे। तो वो आर्य सभा को एक उस तरीके की राजनीतिक खालीपन में एक जगह उसके संबोधन से मिली थी उनको। और स्वामी अग्निवेश और स्वामी इंद्रवेश, उन दोनों की एक जोड़ी के रूप में वो जाने जाते थे। और वो देहात में भी तमाम जगहों पे जाके नशाखोरी और दूसरे सवालों के ऊपर अपनी राजनीतिक भ्रष्टाचार और दल बदल और इस किस्म की चीज़ों के ऊपर संबोधन करते थे। तो एक तरीके का समर्थन और एक लोकप्रियता हासिल थी उनको, जो बाद के दौर में जाके तो मतलब वामपंथी विचारधारा के साथ भी वो निकटता उनकी रही। ये अलग बात है कि फिर वो दोनों भी अलग अलग हुए। इमरजेंसी लगने के बाद दोनों ही जेल में चले गए, लेकिन किन्हीं कारणों से इंद्रवेश जी बाहर आ गए और अग्निवेश जी पूरा 19 महीने तक जेल में रहे थे। फिर वो 77 में जनता पार्टी से एमएलए बन गए और 1980 में शिक्षा मंत्री भी बन गए थे हरियाणा के। तो ये पृष्ठभूमि थी उनके यहाँ आने की। जगमती जी, आप बताइए कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि महिलाओं के लिए जो काम आपने हरियाणा में किया, उस काम में उन्होंने मतलब आप लोगों के साथ मिलकर काम किया वंचित तबके के लिए, तो उनके साथ काम करने का आपका कैसा अनुभव रहा? जैसा इंद्रजीत ने बताया कि स्वामी अग्निवेश का हरियाणा के साथ एक विशेष संबंध रहा और उनकी कर्म भूमि भी कुछ वर्षों के लिए हरियाणा रहा है। और हम जब यहाँ पे महिलाओं की समानता का आंदोलन और संगठन खड़े कर रहे थे, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ महिलाओं के प्रति जिस तरह के पूर्वाग्रह हैं और यहाँ का लिंग अनुपात जिसका एक उदाहरण है, तो जब हम उस तबके की समानता के संघर्ष करते थे तो कुछ जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं जो यथास्थिति को बनाए रखना चाहती हैं, तो उनका विरोध भी हमने झेला। और उन मौक़ों के ऊपर स्वामी अग्निवेश जी ने हमें बहुत ही नज़दीकी के साथ, बहुत ही स्नेह के साथ जो है उन पड़ावों पे हमारा साथ दिया।
और हमने कई आंदोलन, कई संघर्ष और कुछ यात्राएं मतलब इस तरह से इकट्ठी साझी की। फॉर एग्जांपल 2004 में हमने यहाँ पे रखा था एक नागरिक अधिकार सम्मान सम्मेलन हरियाणा में। उस समय पे स्वामी अग्निवेश हालांकि विदेश में थे, लेकिन क्योंकि ये सम्मेलन बहुत ही क्रिटिकल मौके पे हो रहा था, जाट कॉलेज रोहतक में ये सम्मेलन किया गया था, तो वो सीधा फ्लाइट में सुबह उतरते ही इस सम्मेलन के अंदर आए। और वहाँ पे उनको सुनने के लिए भी बहुत लोग जुटे और हमने हॉल के अंदर वो रखा हुआ था सम्मेलन जो है। और जब वो बिल्कुल ओवर फ्लडेड हो गया तो स्वामी जी ने खड़े होके अचानक वहाँ से आह्वान किया कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, मैदान में चलते हैं। अब मकानों के अंदर से नहीं, मैदान से में होगा ये संघर्ष जो है। तो हम मैदान में आए और जाट कॉलेज का बहुत बड़ा वो मैदान है, वो पूरा भर गया। और वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से समाज सुधार की ज़रूरत और एक समतावादी समाज होने से किस तरह से प्रगतिशीलता में कोई समाज फलता फूलता है, वो पूरे अपने विचार रखे। और जाहिर तौर पे बहुत लोग उनसे प्रभावित हुए और हमारा उनके प्रति बहुत कृतज्ञता और बहुत ही आभार है, क्योंकि उन्होंने समाज के वो अंतिम व्यक्ति जैसे बंधुआ मजदूरों को संगठित करने के लिए, जो एक दास का जीवन जीने के लिए मजबूर होते थे और आज भी हैं, उनके लिए उन्होंने काम किया। जो बाल श्रम है, बच्चे क्योंकि वो अपनी समस्याओं को पहचान नहीं सकते, आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, उनकी कोई आवाज़ नहीं होती, उनके मंच यहाँ पे हमारे जैसे देश प्रदेशों में बहुत कम है। तो बाल श्रम के खिलाफ उन्होंने आंदोलन और संघर्ष किए, इसलिए। और महिलाओं की समानता का तो बहुत ही अटल तरीके से वो हर मोड़ पे पूरा साथ देते थे। तो इसलिए हमारा बहुत उनके प्रति श्रद्धा है। और हमें बड़ा दुख हुआ था कि जब उनके बुजुर्गियत के अंतिम वर्ष जब थे, तो यहाँ की जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उन्होंने मानवीय गरिमा को गिराने वाले तरीके से जिस तरह के उन पे जानलेवा और अपमानित करने वाले हमले किए, वो बड़ा पीड़ादायक था वो सब देखना। और इस मौके पे हम ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों को आज प्रायश्चित इस समय पे तो वो कम से कम प्रायश्चित करें अपने कुकर्मों के लिए, कि वो व्यक्ति जिसने अपने निजी और पारिवारिक तमाम तरह के प्रलोभनों को छोड़ के अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हमारे समाज परिवर्तन के लिए, हमारे समाज सुधार के लिए, उसके साथ इस तरह का सुलूक करना, ये किसी भी देश और समाज की बहुत बड़ी हानि होती है इस तरह के ये कुकर्मों से। और हम ये समझते हैं कि जो अग्निवेश जी के जो सपने थे, एक समानता पे आधारित नागरिक समाज बनाना, यहाँ पे जो है हम मतलब अंतिम दम तक मतलब उनका ये जो सपना है, इसको पूरा करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि जिस तरह आर्य समाज शुरुआत में क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाता था, लेकिन आज आर्य समाज मठों में बंद कर रह गया है, मठों पर कब्जे, जिस तरह से यहाँ पर भी रोहतक में भी घटनाएं हुई हैं, मठ के कब्जे को लेकर, ज़मीन को लेकर। और स्वामी अग्निवेश जी वाकई में मतलब जिसके लिए भारत जाना जाता है, जिन ऋषियों के लिए और स्वामियों के लिए जाना जाता है, उनका एक मतलब जो स्टिक प्रतिनिधित्व वो करते थे और सही मायने में वो स्वामी थे। और हरियाणा में उन्होंने बेहतरीन काम भी किया। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पिछले कुछ दिनों जो सांप्रदायिक सोच वाले व्यक्ति हैं, जो दक्षिणपंथी सोच वाले लोग हैं, उनके वो निशाने पर रहे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल वो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनके हक में, धर्मनिरपेक्षता के हक में, राष्ट्रीय एकता के लिए
और जो दूसरे प्रगतिशील मूल्य हैं उनके साथ उनको पहचाना जा रहा था। तो निश्चित रूप से जो खासतौर पर आरएसएस बीजेपी को जो सबसे बड़ी तकलीफ थी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, उसका एक सबसे मूल कारण ये है कि वो धर्म को एक जैसे मान लो धर्म की व्याख्या जो करते थे, तो जैसे एक सूफी धर्म रहा है, भक्ति आंदोलन का एक धर्म रहा है, वो जो लिबरल और उदार और जनपक्षीय जो धर्म का अंश रहता है, वो उसके साथ खड़े थे। वैसा करते हुए वो धर्म की जगह से खड़े होकर धार्मिक कट्टरता का विरोध कर रहे थे, जो कि पिछले कुछ दौरों में बढ़ी है 30-40 साल में जब से ये ताकतें। और सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि धर्म के पाले में खड़े होकर ये कहना कि ये जिसको हिंदुत्व कह रहे हैं, उस हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है हिंदू धर्म से। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदुओं को भी कोई लेना देना नहीं है उस हिंदुत्व से। ये पीड़ा सबसे बड़ी थी। और आप बताइए कि उन्हीं की पार्टी के एक सबसे शिखरतम नेता की अंत्येष्टि पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब देहांत हुआ, वो उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, जब उनके ऊपर ये हिंसक हमला हुआ। बड़े शर्म की बात। बताइए, कोई भी तहजीब या संस्कृति इस बात की इजाज़त देती है कि इस तरीके की ओछी हरकत कोई ऐसे मौके के ऊपर कर दे? उससे उनका चेहरा पूरी तरह बेनकाब हुआ। बिल्कुल। परंतु वो उससे विचलित नहीं हुए, और वो ऐसा भी कहते थे कि उनको अंदर शरीर में गुम चोट लगी है 2 बार जो हमले हुए उनसे। झारखंड में भी हुआ था। झारखंड में भी हुआ, इधर भी हुआ। तो एक तो ये बड़ी तकलीफ उनको इस बात से रही है। दूसरा, जो आप आर्य समाज की बात कर रहे हैं, वो सही बात है कि कोई अपने सही सिद्धांतों से और लक्ष्यों से भटक जाए संस्था, तो फिर उसमें इस तरीके की समस्याएं, चाहे संपत्ति की या दूसरे मतलब वर्चस्व के झगड़े, वो शुरू हो जाते हैं। और मुख्य रूप से मुझे लगता है कि उनको उस तरीके का जो अलगाव पैदा हुआ और एक विश्व आर्य प्रतिनिधि सभा उन्होंने बनाई, उसका भी ये कारण रहा होगा। और क्योंकि हरियाणा से तो फिर उनका विस्तार हो गया कार्य क्षेत्र का, और वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। मेरा कई बार उनके साथ लंबी मुलाकातें हुई, और हरियाणा में और हिंदुस्तान में एक जनपक्षीय विकल्प की राजनीति की ज़रूरत, उसके प्रति उनकी चेष्टा रहती थी। और उसमें क्या अवरोध है, वो क्यों नहीं विकसित हो पा रही है, इस पे लंबी बातचीत भी हुई थी। और 5-6 महीने पहले उन्होंने फ़ोन पे मेरे को कहा था कि उन्होंने एक आश्रम बनाया सोना के पास, कि 5-4 दिन के लिए वहाँ आप आ जाओ। मतलब तो मैं जब भी उनको फ़ोन करता था तो वो कहते थे जय हो कॉमरेड की, ऐसा बोलते थे वो हर बार। तो वो बातचीत लेकिन हो नहीं पाई, कोरोना की ये स्थितियां पैदा हो गई। तो वरना कई सारे तरह की ताकतें और व्यक्तियों को चिन्हित करने का सवाल था। लेकिन सबसे बड़ा जो मैं उनके साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये था कि राजनीतिक विकल्प बनने से पहले जरूरी ये है कि राजनीतिक एजेंडा जनता की तरफ से विमर्श में आए। और इसीलिए हमने वो जो पब्लिक मोर्चा नाम से एक कवायद की थी असेंबली इलेक्शन से पहले लोगों के बीच ले जाने की, जिसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और उसकी आज भी ज़रूरत है। तो उसको उन्होंने पहलकदमी को उन्होंने सराहा था, और वो किसी कारण से उसमें आ नहीं पाए थे। लेकिन उन्होंने पूरे तौर पर अपना समर्थन व्यक्त किया था कि किसी भी समय ज़रूरत पड़े तो मैं उसके लिए आने को तैयार हूँ।
तो ये है, परंतु वो आखिरी दम तक करियर रहे, अखबारों में भी लिखते रहे। ये जो सीए और एनआरसी वगैरह के आंदोलनों में बहुत ही जोखिम तरीके का, पर महिलाओं ने भी जिस तरीके से उस समय पे बहुत मजबूती दिखाई है, तो वो लिखते रहे उसके ऊपर भी। इसलिए बहुत मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत दुख हुआ है इस मौके के ऊपर, और सभी को ये धक्का लगा है कि वो एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि अपनी तरह से एक संस्था की शख्सियत अख्तियार कर चुके थे वास्तव में। तो ये है जो आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम ये कहना चाहते हैं उनके बारे में। स्वामी अग्निवेश जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया और धर्म की आड़ में जिस तरह की घटिया राजनीति भारत जैसे देश में चल रही है, उनको भी उन्होंने खूब लताड़ा। और ख़ासकर प्रधानमंत्री ने ऑल इंडिया कांग्रेस में जिस तरह से बताया कि हमारे यहाँ तो बहुत पहले ही प्लास्टिक सर्जरी होती थी, गणेश उसका उदाहरण है। अपने एक वक्तव्य में बताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा था, ये कहते हुए कि आप धर्म का धंधा कर रहे हैं। और एक प्रधानमंत्री को बिल्कुल ये नहीं जचता, और उसका मतलब जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री होते हुए देश का एक धर्म को जिस तरह से उन्होंने प्रयोग किया वो बिल्कुल सही नहीं है उनका प्रयोग करना। तो इस तरह से वो सांप्रदायिकता के जो ताकतें हैं उनके निशाने पर रहे, और इसी कारण दो जगह पर उन पर हमले भी हुए और हमेशा उनके निशाने पर रहते थे। तो उनका जाना हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी हानि है। तो हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों का जिन्होंने उनके साथ वक्त भी बिताया, उनके साथ काम भी किया। और हमारे दर्शकों से भी हम ज़रूर कहेंगे कि आप उनके बारे में और ज़्यादा जानिए और ज़्यादा पढ़िए, और जिस तरह की राजनीति वो चाहते थे आगे बढ़ाना, उस तरह की राजनीतिक एक उभरे और इस मानव समाज का कुछ भला हो सके। धन्यवाद जी आप लोगों को। निशाना के इस श्रद्धांजलि अंक में हमें शामिल करने के लिए आपका भी धन्यवाद। जी शुक्रिया।